ओके, यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है यार आप सभी का हमारी इंग्लिश की पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है ये, क्योंकि लास्ट के बस कुछ दिन बचे हैं। इसमें अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी करके जो भी हमने साल भर प्रिपरेशन किए हैं उसको एकजुट लाना है ना। ऐसा तो नहीं करना है ना पूरे साल भर प्रिपरेशन करे और लास्ट के जो इम्पोर्टेंट डेज थे उसको खो दोगे या उसमें ही प्रोकेस्टिनेट करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। हर साल ऐसे कोई ना कोई स्टूडेंट की कहानी निकलती है जिसमें क्या होता है पता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो पूरे साल भर पढ़ता है लेकिन लास्ट के 10-15 दिन बोलते हैं ना उसका पता नहीं क्या हो जाता है, उसको शायद वो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या छोड़ देता है, या तो मतलब लास्ट के डेज में आप रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पूरे साल भर की जो प्रिपरेशन होती है ना कहीं डाउनग्रेड हो जाती है। एंड उसी तरफ एक दूसरा स्टूडेंट होता है जो पूरे साल भर शायद इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, बट एंड मोमेंट लास्ट कुछ दिनों में पूरा दिल और जान लगा के डेडिकेशन से बैठ के पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना, एफर्ट लगाना, फुल फोकस बोलते हैं ना, एक जगह लगा के अपना एफर्ट लगाना, तो वो बच्चा आगे निकल जाता है। हर साल ऐसी कहानी मेरे को मिलती है अपने स्टूडेंट में। मैं बोलती थी अरे ये तो पूरा साल भर पढ़ता था, इसको कैसे कम आ गया, ये तो मेरे को तो क्लास में दिखा ही नहीं है, तो एंड मोमेंट में आके पढ़ा तो और ये आगे निकल गया। हर साल ऐसा होता है, याद रख लो। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट साल भर पढ़े हो, ये लास्ट के कुछ दिन आपको बस लगे रहना है, जुटे रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और जो स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़े, आपको तो भाई ये दिन छोड़ना ही नहीं है। यही बचे कुचे दिन है जिसमें आपको बेस्ट लेवल पे आना है। ओके, ये चीज याद रख लो। इसी के साथ हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, आपके इंग्लिश के पीवाईक्यूज, गौर से सुन लो। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पिछले साल के आए हुए बोर्ड पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब तक हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले बोर्ड एग्जाम का सिलेबस अलग था, तो वो पहले के पेपर अपने को सॉल्व नहीं करने। सिर्फ 5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो हम पांचों पेपर को सॉल्व करेंगे हर एक वीडियो में। आज अपना पहला वीडियो है, हम रिसेंट बोर्ड एग्जाम को पहले पकड़ेंगे, फिर उसके पीछे जाएंगे। तो सबसे रिसेंट बोर्ड एग्जाम कौन सा हुआ है, 2023 का फेब्रुवरी बोर्ड एग्जाम। इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, 80 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो गौर से देखना, मैं बीच बीच में बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन के लिए कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या फॉर्मेट रखना है, क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, एंड हो सके तो अपना नोट्स बनाते जाना। कुछ आपको चीज ऐसे लगे कि हाँ भाई ये चीज मैं भूल सकता हूँ, तो इसको लिख लेना साइड में, ठीक है। चलो, तो क्या हम शुरू करें, बताओ। आर यू ऑल रेडी? तो हाँ, मैंने आप लोग को कल टॉपर्स की आंसर शीट शेयर की थी, मैंने यहाँ पे भी लगाई हूँ, आई होप आपने देखे होंगे। मैं आपको एक बार ओवरव्यू देती हूँ। देखो, ये अपना 2023 का बोर्ड पेपर है जो कि अपन अभी सॉल्व करने वाले पूरा। अब यही 2023 में एक स्टूडेंट जिसको 96 मार्क्स मिला था, तो इसका रेफरेंस लेके हम चलेंगे कि इसका बोर्ड पेपर एग्जामिनर ने कैसे चेक किया है, ठीक है। तो इससे आपको एक ना प्रॉपर आइडिया मिलेगा। जो आपके दिमाग में छोटे मोटे डाउट रहते हैं ना, मैं अप्रिसिएशन को पैराग्राफ में लिखूं कि पॉइंट में लिखूं, अरे भाई इसने जैसा लिखी है वैसा लिख देना, बात खत्म, सोचना ही नहीं। दूसरी बात, मैं इसको ना पेंसिल से बनाऊं कि पेन से बनाऊं, इसका फॉर्मेट कैसा रखूं, मतलब छोटे मोटे डाउट्स ना आपको बहुत खाते है ना। तो ये सब आपकी ना ये अपनी आंखों से देखोगे ना कैसा लिखा हुआ है आंसर, और एग्जामिनर ने इसको फुल मार्क्स दिया, मार्क्स काटा नहीं काटा, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दो पेपर है। एक दूसरा स्टूडेंट था जिसका नाम है सारंग खेदीकर, जो कि ये दोनों स्टूडेंट का कनेक्शन आपके साथ में करवाने वाली हूँ जूम मीटिंग में, ठीक है। तो 17 तारीख को जूम मीटिंग में ये दोनों स्टूडेंट आने वाले आपसे बात करने के लिए, ठीक है। सारंग खेदीकर एंड रोज,
तो तैयार रहना है आपको भाई, मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट के ये 6-7 दिन में आप बाजी पलट सकते हो अगर आपने फोकस रखे तो। अभी भी डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ, बस मेरे को एक बार आपको ओवरव्यू देना था। चलो भाई मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फोकस लाओ यहाँ पे सेशन में, और कमेंट सेक्शन को टाटा बाय बाय बोल दो। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, 2023 का जो पेपर था 80 मार्क्स का था, जिसमें से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो गलत आए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एक बार ना जो आपके क्लास में टीचर होते हैं उससे पूछ लेने का। ठीक है, और फिर अटेम्प्ट तो करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो ये चीज बहुत बार हुई है अपने बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में, कि क्वेश्चन ही गलत सेट होता है। तो इस साल जो भी बच्चों ने वो 6 क्वेश्चन का नंबर भी लिखे थे ना, तो उनको फुल मार्क्स दिए गए। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि भाई आपको ना पेपर कोई भी क्वेश्चन नंबर छोड़ना नहीं है, लिख के आना है, ब्लैंक मत छोड़ना। ठीक है क्या, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम प्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन अपना रखना है। तो ये देखो, ये आपको ऐसे बोर्ड का पेपर मिलता है, मतलब आंसर शीट मिलती है। अभी तो आपको पता है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, पता है ना। तो 10 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट दे दी जाती है। तो पहले आपको क्या करना होता है, बार कोड आपको दिया जाता है, वो आपको ना एग्जामिनर एग्जामिनर नहीं, जो सुपरविजन के लिए जो लोग आते हैं ना, वो सब कुछ आपको बता देते हैं। बस अपनी हॉल टिकट साथ में लेके बैठना है। ठीक है, उसको आपको नंबर, क्योंकि सीट नंबर जो होता है आपको नंबर में भी लिखना होता है, सीट नंबर को वर्ड्स में भी लिखना होता है। अपनी सिग्नेचर जैसे आपने हॉल टिकट में किए हो वैसी ही सिग्नेचर आपको अपने आंसर शीट में करनी है, एज इट इज। ठीक है, इतना फॉर्म फिल कर लेते हो ना, तो आपका जो भी सेंटर लगा होता है वो सेंटर नंबर भी हॉल टिकट में होता है, वो आपको भरना होता है। और उसके ऊपर ये बारकोड जो होता है ये आपको लगा देना होता है। देखो, एक ब्लैक कलर का होता है और एक इधर पे व्हाइट कलर का होता है, जिसको ना लोग ऐसे कट करते बाद में। ये सब ना वैसे टेंशन मतलब आपके क्लास में जो भी टीचर होगा वो आपको सिस्टमेटिकली बता देगा। एक चीज याद रखना, इसके बाद नीचे जो होता है, देखो सब्जेक्ट, गौर से सुनो, सब्जेक्ट क्या है अपना, इंग्लिश है। ठीक है, फिर पेपर क्या है, पेपर बहुत से, देखो पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, जैसे मैथ्स 1 मैथ्स 2, तो ये उसमें अपने इंग्लिश में तो एक ही पेपर है तो ये ब्लैंक रहता है। डेट आपको डालनी है, लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा। मान लो आप ना उर्दू मीडियम के हो, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को उर्दू में लिखने वाले हो, तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू हो जाएगा। बट इंग्लिश सब्जेक्ट में सब इंग्लिश ही रहेगा, उसका टेंशन मत लो। नेक्स्ट चीज अपनी क्या आती है, नेक्स्ट चीज आता है सप्लीमेंट अटैच। इसका मतलब क्या, ये जो सबसे पहला सप्लीमेंट आपको दिया जाता है वो 20 से 25 पेज का बुकलेट होता है। ठीक है, 20 से 25 पेज का वो प्रॉपर एक बुकलेट होता है जिसमें आपको सारे आंसर लिखने। अगर वो भी फिनिश हो गया भाई, एकदम खतरनाक लेवल का आपने पढ़ाई करके गए, वो भी फिनिश हो गया, तो आप सप्लीमेंट मांगते हो ना खड़े होके, मैम सप्लीमेंट, और आपके सारे दोस्त देखते हैं आपको पलट के कि भाई मेरे को तो बाहर बोला था, कुछ पढ़ के नहीं आया, तो सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले रहा है, धोखेबाज कहीं का। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट आपको मिलता है जो कि सिर्फ 2 पेज का होता है। तो मान लो आपने ना ये 25 पेज का बुकलेट था, इसके साथ आपने 2 बार खड़े होके बोले मैम सप्लीमेंट, यानी 2 सप्लीमेंट आपने मांगे, तो आप क्या कर दोगे, इधर पे लिख देना 2, यानी आपने, आपकी एक बुकलेट है और 2 सप्लीमेंट है, यानी टोटल आपने क्या अटैचमेंट किए हो, टोटल हो गया 3। ठीक है, मान लो आपने सिर्फ एक ही सप्लीमेंट लिए, तो यहाँ पे 1 लिख देना, तो टोटल आपका हो गया 1 + 1 2। और आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट आपके पास बहुत टाइम बचा है तो यहाँ पे आप 0 डाल के 1 लिख देना बस। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप पैनिक ना हो जाओ, आपको ये सब चीज बहुत ज्यादा न्यू ना लगे कि अरे भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे क्या डालना है। ठीक है, एग्जाम जब पैनिक होता है, थोड़ा डर जाता है ना, तो भाई याद की भी चीजें भूल जाता है। तो ना सबसे पहला चीज ये सभी आप देखने वाले हो एग्जाम में जाके, आंसर शीट की शक्ल देखोगे, तो ये ना ध्यान रखना, डरना नहीं, बहुत आसान है। इसके बाद का काम एग्जामिनर करेगा। यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है ना, एक चीज आपको बता देती हूँ, आपका जो भी आंसर शीट होती है ना, 3-3 टीचर के हाथों में लग के पास होती है। सबसे पहला टीचर जो आपका आंसर शीट चेक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एग्जामिनर। ठीक है,
अब मान लो आपको ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, उसमें आपको 70 से ज्यादा मार्क्स मिल गए, 70+, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसको क्या आगे भी पास किया जाता है। वैसे तो मॉडरेटर का मैक्सिमम लोगों को पहुंचाया जाता है, तो क्या होता है एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर रीचेक करता है, देखता है कि हाँ एग्जामिनर ने इसको सब जगह सही मार्क्स दिया ना, कहीं मार्क्स एक्स्ट्रा तो कट नहीं किया, कहीं मतलब होता है ना कोई एग्जामिनर गलती से देखो मार्क्स छूट जाता है, चेक तो किया लेकिन मार्क्स देना भूल गया, तो ये सारी चीज जो होती है ना मॉडरेटर रीचेक करता है एक बार। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने इसको 76 दिया था, मॉडरेटर ने चेक किया तो मॉडरेटर ने भी इसको 76 दिया, यानी एग्जामिनर ने भाई अपना काम सही किया था। अब जो भी बच्चों को, गौर से सुनो, हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, हाईएस्ट मतलब आप 80 में से 75+ मिल रहा है, यानी ये बच्चे थोड़े टॉप लेवल के आ रहे हैं, मतलब टॉपर्स नहीं होते जो, तो ये सब बच्चों के जो पेपर्स होते हैं ना, ये चीफ मॉडरेटर के पास भी पहुंचाए जाते हैं। तो चीफ मॉडरेटर के पास हर बच्चे का पेपर नहीं जाता है, मतलब जिसने 80 में से 40 लाया, ये सबका तो एग्जामिनर और मॉडरेटर तक खत्म हो जाती कहानी। बट जो भी बच्चे 75+ लाते हैं, या कुछ कुछ केसेस में 72+, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया तो टॉपर ही मान लो 80 में से 72 ही हाईएस्ट है, तो ये सब पेपर्स को ना चीफ मॉडरेटर के पास पहुंचाया जाता है, और चीफ मॉडरेटर एक बार फिर से रीचेक करता है। आप बोलोगे क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉपर्स का जो बोलते हैं ना टाई हो जाता है ना, तो उसमें से लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किसी के मार्क्स बढ़ा के हम उसको फर्स्ट ला सकते हैं, या किसी के मार्क्स घटा के इसको फर्स्ट कर सकते हैं। मतलब जानबूझ के नहीं करते, बस लोग देखते हैं कि भाई ऐसे होने की संभावना है क्या, कभी कभी हो जाता है। तो ना चीफ मॉडरेटर लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भाई टॉपर कुछ लोग को ही निकालना है, सबको नहीं निकालना है। तो जो भी लोग का टाई होता है ना, मान लो 10 लोग को 75 75 75 मिल गया, तो वो पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाएगा, चीफ मॉडरेटर एक बार चेक करेगा कि भाई किसी के मार्क्स 75 से 74 हो रहे, तो वो बेचारा हट जाएगा, फिर 9 लोग बचेंगे, फिर उसमें से देखा जाए भाई इसके तो 76 हो रहे, एक मार्क्स बढ़ रहे, तो वो टॉपर बन जाएगा सीधा। समझे क्या? तो ऐसी चीज होती है, तो अपने को क्या कोशिश करना है भाई, अपना पेपर चीफ मॉडरेटर तक जाए, चीफ मॉडरेटर तक पेपर उसका ही जाएगा जो 80 में से 75+ ला रहा है, एटलीस्ट 72+ मार्क्स ला रहा है। ठीक है क्या? चलो अभी अपन बढ़ते हैं आगे, अपनी बेसिक चीज हो गई। अब गौर से सुनो, अपन आते हैं क्वेश्चन पेपर पे, ये तो अपने आंसर शीट की बात हो गई ना। अब आपका देखो क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, इधर पे बहुत से आपके जो टीचर्स होंगे वो बोलेंगे कि भाई अपना सीट नंबर इधर भी फिल करो, तो जो भी आपका सीट नंबर होगा वो इधर पे फिल कर देना। ठीक है, तो आपको ना कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, पहली फुर्सत में फिल कर देने का, पेन से करने का रहता है, पेन से, पेंसिल से नहीं, वरना फिर बोलते भाई तुमने मिटाए हो। अब एक बार इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते, घर पे ही कर लेते ना, क्या वहां पे जाके करने का क्यों टाइम वेस्ट करने का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाती हूँ, गौर से सुनो, वरना पता चला एग्जाम में जाके सब रीड कर रहे हो, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती, ये सेम चीज उधर लिखी होगी, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो आ जाओ, 5 चीज लिखी है। पहला क्या है, ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस। देख लो गौर से, जो भी बच्चे इधर पे 1 वर्ड में आंसर देते हैं ना, 1 वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। समझे क्या? गौर से सुनो क्या बोल रहा है, जो भी आपका इंग्लिश में सवाल आया है उसको आपको 1 सेंटेंस में देना है, 1 वर्ड में नहीं देना है। हम आगे देखेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तब आपको एग्जांपल भी दे दूंगी। जस्ट द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। जस्ट द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शंस, मतलब अगर आपने ऑप्शंस को भी अटेम्प्ट किया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 3 में से कोई एक ही आंसर अटेम्प्ट करना है, और आपने एक 2 आंसर अटेम्प्ट किए, तो भाई सिंपल सी बात है, आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स आर टू बी प्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज दे आर विथ आंसर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी डायग्राम्स आते हैं, अपन देखते हैं इधर पे कोई डायग्राम है क्या, मेरे को लगता है इधर हाँ, जैसे कि ये देखो सिंपल सा अपना ये वेब डायग्राम है। तो ना ये क्या बोल रहा है, देख भाई जैसा क्वेश्चन में वेब डायग्राम दिया गया है ना, वैसे ही वेब डायग्राम अपने आंसर में बनाना। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब सिंपल सा भाई ये बॉक्स में बना हुआ है ना, तो आपको भी सेम ही बनाना है, ऐसा मत गोल गोल करके मत बना देना, ठीक है। ये कैसा बॉक्स बॉक्स में बनाया हुआ है, तो आप पता चला ऐसा बॉक्स बना है और इसको गोल कर दिए, बस ये इतना चिंदी सी चीज वो बोल रहा है, ठीक है। बस इतना बोल रहा है कि देख जैसा क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बना हुआ है ना, वैसे ही अपने आंसर शीट में बनाना और फिर उसके बाद उसको फिल करना। कैसे बनाओगे? पेन से बनाना, पेन से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मैं ना पेंसिल से बनाऊंगा, मेरा पेन से आमा हो जाए, तो पहले पेंसिल से बनाओ, उसको आउटलाइन पेन से कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ये सेम चीज आपके बोर्ड पेपर में लिखी होगी, तो अपन पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने को वहां पे जाके टाइम बचेगा अपना। इन अबाउ इन पॉइंट टू अबाउ जस्ट वर्ड्स विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर्मेट विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। देखो क्या बोल रहा है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और आपने वो डायग्राम अपने आंसर में नहीं बनाया, भले ही आपने आंसर लिखे हो बट आपने उसको ट्री डायग्राम में या जैसे भी क्वेश्चन में टेबल आया था या वेब डायग्राम आया था वो अपने आंसर शीट में नहीं बनाया, आपका आंसर कर, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, रुक जाओ। यूज ऑफ कलर पेंसिल्स इज नॉट अलाउड, कलर पेंसिल अलाउड नहीं है, ओनली ब्लू ब्लैक पेन्स आर अलाउड। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम ब्लैक पेन अलाउड है क्या, तो बिल्कुल अलाउड है, ब्लू और ब्लैक पेन्स अलाउड है, बाकी सारे कलर हरे पीले नीले पर्पल सब अलाउड नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ वो क्या बोल रहा है। ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये क्या है, वेब डायग्राम है अपना सिंपल। तो ना आपने क्या करे, इन्फेक्शन ऑफ डिजीजेस थ्रू डिजीजेस पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म। तो ना आप इसके अंदर आपको क्या करना था, एज इट इज सेम डायग्राम अपने आंसर शीट में बनाना था और फिर उसको फिल करना था। बट कितने स्टूडेंट क्या करते पता है, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाएंगे लोग, देखेंगे अच्छा इन्फेक्शन ऑफ डिजीज पॉसिबल, 4 रीजन मेरे को बताने ना, तो लोग ऐसा पॉइंट वाइज बना के बस लिख देते कि ना 4 डिजीज जो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू होने वाली है। तो ऐसा आंसर को अंडा दिया जाएगा, याद रखना, अंडा ताजा ताजा गरम गरम अंडे। तो लिख के भी आपका आंसर करेक्ट होने के बाद भी 0 मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मेट रॉन्ग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, मल्टीपल आंसर्स टू द सेम एक्टिविटी will be treated as wrong and will not be given any credit। कुछ बच्चे बड़े चतुर होते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के डबल डबल आंसर लिखते हैं, मतलब जैसे ट्रू फॉल्स वाले में ना बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो ए वाला एक क्वेश्चन है अपना कि ना सोपी ने टोटल, चैप्टर नंबर 3 का जो है ना अपना सोपी ने टोटल 3 प्लान बनाया था जेल में जाने के लिए, इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो कुछ बच्चों को अगर मालूम नहीं होता है तो क्या करते पता है, आंसर शीट में एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें लोग लिखेंगे ट्रू, और फिर बाकी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और फिर वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए फॉल्स, यानी एक क्वेश्चन के लोग ने डबल आंसर दिए। तो कोई भी बच्चा अगर ऐसा कर रहा है, एक क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर दे रहा है, तो अब ट्रू या फॉल्स में से ऑफ कोर्स कोई एक आंसर तो उसने सही लिखा है, तो सही लिखने के बाद भी उसको अंडा दिया जाएगा गर्मा गर्म, याद रख लो ये चीज। तो आपने को एक क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखना है, अगर आपको लग रहा है मेरा गलत है तो उसको कट मारना पड़ेगा, कट मारना पड़ेगा, ठीक है क्या, वरना बिना कट किए गरम गरम, समझ जाओ। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन क्वेश्चन नंबर एक्टिविटीज थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। देखो बोल रहा है कि भाई देख, जो सेक्शन से हमने क्वेश्चन पेपर सेट किए वैसे ही अपने आंसर शीट भी फ्लो में लिखना, ज्यादा आगे पीछे मत करना। अब यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, पूरे सेक्शन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये सेक्शन नंबर 1 है, प्रोज है, तो प्रोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपने पहले करे, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 2 क्या होता है अपना, पोइट्री। आप बोले कि मैं पोइट्री को ना एंड में करूंगा,
मैं सेक्शन नंबर 3 जो कि है राइटिंग स्किल वो पहले कर देता हूँ। तो आप क्या करना, राइटिंग स्किल के जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। मतलब सेक्शन नंबर 1 प्रोज करे, फिर सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल करे, फिर सेक्शन नंबर 2 पोइट्री करे। ऐसा आप करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे जो जिसको 94 मार्क्स मिले हैं इसने भी ऐसे ही किया है। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सब क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आगे पीछे कर देते हैं। आप बोलोगे मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 1 प्रोज अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए ना तो उसको छोड़ देंगे, फिर सेक्शन नंबर 3 का मान लो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे छोटा छोटा मत करो, अगर पूरे सेक्शन आप एक साथ कर सकते हो तो ही आगे पीछे करो, वरना रहने दो। ठीक है क्या? ये चीज याद रख लो, वरना ना एग्जामिनर गुस्सा, ऐसा खतरनाक वाला गुस्सा होके वो मार्क्स काटेगा ना, क्योंकि उन लोग को ना सेक्शन वाइज मार्क्स देने होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर पे देख लो, आपको इधर पे सब आंसर शीट के ऊपर दिख रहा है ये मार्क्स ए बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग को ना क्वेश्चन नंबर सेक्शन वाइज दिया जाता है। ए को क्वेश्चन नंबर ए में उसको इतने मिले, क्वेश्चन नंबर बी में इतने मिले, क्वेश्चन नंबर सी में इतने मिले। अब वो बी को कहीं और जाके लिखेगा, ए को कहीं और जाके लिखेगा, तो एग्जामिनर पगला जाएगा और उसके मार्क्स देने की जो एरर होगी वो बढ़ जाएगी। मार्क्स में कैलकुलेट करने की जो मिस्टेक्स होगी ना एग्जामिनर की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो प्लीज। एग्जामिनर का चैन सुकून मत खोना, सिंपल से फ्लो में लिखना। अब आगे बढ़ते, ये सब अपन ने देख लिए बेसिक चीज, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो सबसे पहला सेक्शन आपके सामने होगा प्रोज का, जो कि सबसे पहला पैराग्राफ होगा सीन पैसेज। ठीक है, 2023 में कौन सा पैसेज आया था देख लो, चैप्टर नंबर 8 आया था, वॉजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, बायोग्राफी ऑफ अच्युत गोडबोले। तो इन्होंने पूरा पैराग्राफ अच्छे से दिए है, मस्त 3-4 बड़ा बड़ा पैराग्राफ है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर A1, अपना आराम से रीड करना, पहले कोई घाई नहीं। क्वेश्चन ही अगर आप गलत रीड करोगे ना तो फिर गए। क्या क्वेश्चन है, चलो आ जाओ अपन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ देखो मैं कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं क्या करूंगी, अच्छा पहले मैं तो देखूंगी कि मेरे को पैसेज कौन सा आया है। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 8 का आ गया, तो मैं पढ़ के गई थी, आधी स्टोरी तो मेरे को पता ही है, आधी क्या पूरी पता है। चूज एंड रीराइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, तो आप बोल गए यहाँ पे तो 2 ही दिया है, अरे नहीं भाई पेज पलटना, बाकी के 2 आगे दिए हुए। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि देख भाई, अपना चैप्टर का जो भी थीम है चैप्टर नंबर 8 का, उसमें से 2 बातें यहाँ पे लिखी गई है जो सही है और 2 बातें गलत है। तो जो सही बातें ना 2 वो लिखो बस अपने आंसर में। तो अपन रीड करेंगे, अगर आपको घर से पढ़ के गए हो तो आपको क्लियर कट पता होगा। द राइटर हैड हिज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश। मतलब जो बच्चा घर से पढ़ के गया है ना उसको पैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोलेगा अरे भाई अच्युत गोडबोले ने अपनी इंग्लिश में थोड़ी पढ़ाई किए थे यार, मराठी में किए थे। तो ये अपना ए गलत है। द राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन फ्रॉम मुंबई। यस बिल्कुल, ये सही है, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। द सीनियर गाय वॉज कोऑपरेटिव एंड ही एनकरेज द राइटर। नहीं भाई, वो जो सीनियर गाय आया था वो बहुत ज्यादा एरोगेंट था, कोऑपरेटिव नहीं था, एरोगेंट यानी घमंडी। तो ये भी गलत है। द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ हिज ओन एफर्ट। यस, वो उन्होंने अपनी ही मेहनत से अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। तो अपने को कौन सा आंसर मिला, बी एंड डी, राइट? बी एंड डी करेक्ट है ना? तो इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, चलो आ जाओ। पहले आप लिखोगे आंसर शीट में सेक्शन 1 प्रोज, ताकि एग्जामिनर की आंख ठंडी हो और उसको क्लियर कट पता चले कि ये बंदे ने सेक्शन 1 प्रोज के आंसर लिख रहा है। ठीक है, उसको ज्यादा इधर उधर ना देख। ये जो दिख रहा है, तो आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो आप इधर ऐसा सिर्फ 1 डाल देने का। ठीक है, सेक्शन नंबर क्या है, एक आप मार्जिन बना लोगे तो अच्छा रहेगा, शायद एग्जाम में मार्जिन दी हुई होती है। देखो कैसे,
ए वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो ए को आप इधर लिखना, मतलब एक ना सिस्टम बना देना कि मैं सारे सब सेक्शन को ना, ये पतली सी जो लाइन जा रही है ना मेरे आंसर शीट में, ये देखो, ये पतली सी जो लाइन जा रही है, पतली सी मार्जिन, इसके अंदर जो भी मैं नंबर लिखूंगा वो मेरे सब क्वेश्चंस हो गए, और ये पतली सी मार्जिन के बाहर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे मेन क्वेश्चन नंबर्स हो गए। तो ये सिस्टम बना दो ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर कट हो कि हाँ भाई इसने पतली मार्जिन के अंदर जो भी चीज लिखा है ये इसके सब क्वेश्चन के आंसर है, और बाहर जो लिखा है वो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मेन क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन है ए। ठीक है, फिर उसके आगे देखो आंसर है। अब यहाँ पे ज्यादा मत भरना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को आंसर नंबर लिखने होते, मार्क्स देने होते, तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन नंबर भर दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स कहाँ लिखेगा फिर, तो ये चीज याद रखना। चलो अपन बढ़ते हैं आगे, कैसे आंसर लिखना है। बी और डी करेक्ट आंसर था ना, क्या पढ़े थे अपन ने पॉइंट नंबर 1 में, यू हैव टू राइट आंसर विथ फुल स्टेटमेंट, यानी सिर्फ बी लिख के मत छोड़ देना, हाँ भाई बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन करेक्ट है बस इतना लिख के छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, फुल सेंटेंस, समझे वो वाला क्वेश्चन जो पॉइंट है अपने को क्या बोला था। ये दिख रहा है इधर पे, मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसे आपको आंसर लिखना है, बी लिखे और पूरा स्टेटमेंट आपने लिखे, फिर डी लिखे और उसकी पूरा स्टेटमेंट लिखे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन अभी। तो देखो इसको एग्जामिनर ने पूरे 2 के 2 मार्क्स दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8-2 है। ठीक है, राइटर डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉजेस। राइटर अच्युत गोडबोले जो थे हमारे, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था मुंबई में रह के, उसके क्या क्या रीजन थे, 4 रीजन अपने को इधर पे लिखने। वैसे जो आप बोल गए अरे यार मैम मैं तो ये पढ़ा ही नहीं हूं, मैं कैसे आंसर दूं, तो फिर आपको क्या करना है, पैराग्राफ में जाना है और आपको रीडिंग देनी है। बहुत सारे बच्चे सब थोड़ी पढ़ के जाएंगे, सब तो कितने बच्चे पैसेज के भरोसे बैठे रहते हैं ना, तो आपको तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग रीड करोगे। देखो किधर मिलेगा इसका आंसर, एट IIT मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोफेसर यूज्ड टू कन्वर्स इन इंग्लिश वेरियस माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, आई हैड माई एंटायर एजुकेशन मराठी, माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक नॉट नोन, ये सभी रीजन है। उनको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा था, क्योंकि उनकी इंग्लिश पुअर थी, उनकी इंग्लिश पैथेटिक थी, उनकी वोकेबलरी वीक थी, उनका प्रोनाउंसिएशन टेरिबल था, उनके सेंटेंस ऑकवर्ड थे। तो ये सारे जो मैंने अंडे मतलब गोल गोल बनाई हूँ ना, ये सब अपने आंसर रहने वाले। अब इसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आ जाओ। A2, तो देखो पहला रीजन क्या है, राइटर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, हिज स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, ये दूसरा रीजन है। He had a very weak vocabulary, ये तीसरा रीजन है। He could not form proper English sentence, वही सब जो वहां से अपन ने उठाए, वही चीज लिखी। अब मेन जो भी वर्ड्स थे उसको देखो इसने अंडरलाइन किए, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये ब्लैक और व्हाइट है ना इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो देखो ये टेरिबल वर्ड को उसने अंडरलाइन करी है, पैथेटिक को अंडरलाइन, वीक, तो जो भी मेन वर्ड्स है ना उसको उसने अंडरलाइन करी है, तो ये आप भी करना। चलो अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है A3, point out the qualities of the writer that you have come across while reading the extract। राइटर की क्वालिटीज अपने को बतानी है। अब यहाँ पे 2 टाइप की क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी भी बतानी है और पॉजिटिव, 2 नेगेटिव क्वालिटी और 2 पॉजिटिव क्वालिटी। तो आप पैसेज पढ़ोगे ना ऊपर, तो उधर पे लिखा है कि नेगेटिव क्वालिटी उनकी क्या थी, कि उनको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था और उनका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा था। तो देख लो यहाँ पे A3 अपन ने लिखे, आप A3 इधर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है क्या, चलता है। बस सिस्टम बना लो, जो सिस्टम आपने पेपर में बना दिया ना वही फिर पूरे पेपर में फॉलो करो। ठीक है, कि छोटी मार्जिन में मेरा सब क्वेश्चन है, तो हर छोटी मार्जिन में आपके सब क्वेश्चन ही रहेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 ऐसा। पॉजिटिव क्वालिटी क्या थी, उनका डिटर्मिनेशन और उनकी स्ट्रेंथ,
सेल्फ एस्टीम भी लिख सकते हो, उनका हाँ बिल्कुल सेल्फ एस्टीम, उनका स्ट्रेंथ, यस लोनलीनेस लिख सकते हो। ये आपको पैसेज में से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। अब गौर से सुनो, जैसे ही आपके सामने A4 क्वेश्चन आएगा ना, A4 क्वेश्चन आएगा ना, पैसेज को भूल जाना, ठीक है? क्योंकि A4 क्वेश्चन आपको पैसेज में से नहीं लिखना है, वरना क्या मिलेगा? A4 क्वेश्चन अपना पर्सनल रिस्पॉन्स है, इसको अपने को अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है? तो देखो A4 क्वेश्चन आया ना, दिमाग लगाना, क्या लिखा है? गिव एनी 4 सजेशन टू इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। 4 सजेशन दो जिसकी वजह से अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सुधर सकती है। फिर से बोल रही हूँ, इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा और ना ही पैसेज से आपको लिखना है। ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। अब इसको अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करना कि आप ना किसी को अपना राय दे रहे हो। आप ऐसा सोचना, ये क्वेश्चन मेरे को मेरे दोस्त ने पूछा है। आपके दोस्त ने आपको पूछा कि भाई मेरे को ना 4 एडवाइस देना कि मैं अपनी इंग्लिश स्पोकन कैसे अच्छी करूं। तो आप उसको क्या बोलोगे? जैसे ही A4 क्वेश्चन आया ना, समझ जाना आपका आपका फ्रेंड आपसे ये सवाल पूछ रहा है, और तो आप उसको कैसे आंसर दोगे? आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे को बता ना बे कि कैसे मैं ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर सकता हूँ, सिर्फ 4 एडवाइस दे दे। तो आप क्या बोलोगे? देख भाई मेरे हिसाब से या बोलोगे देख मेरे नजरिए में। तो आप ये जो शब्द बोल के आगे की बात बोलने जाओगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना ओपिनियन बता रहे हो। आप यहां वहां की बात नहीं, आपने जो भी पढ़े हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो बताने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं फ्रेज, जो बोल के आप शुरू करोगे, ठीक है? जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, आई फर्मली बिलीव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे जो सेंटेंस मैंने बोली हुई, इसमें से कोई भी सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि यस यू आर गिविंग योर ओपिनियन। या बीच में भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं आप अपने आंसर की स्टार्टिंग में ही बोलो, बीच में भी बोल सकते हो। अभी अपन देखते कि ये इसने कैसे करी थी। वी ऑल नो इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड। इसने क्या करी पता, ये मेरी स्टूडेंट ही थी, तो एंड में मैंने इसको क्या मतलब स्टूडेंट को क्या बोली थी कि ना आप कोशिश करना कि कोई भी सिंपल वर्ड है ना, तो उसका थोड़ा अच्छा वोकेबलरी यूज करने का इस्तेमाल करना। तो इसकी इंग्लिश अच्छी थी वैसे भी। तो जैसे अंडरस्टैंड ये वर्ड है ना? अंडरस्टैंड मतलब समझना। अब अंडरस्टैंड की और थोड़ी अच्छी इंग्लिश क्या होती है? कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, जस्ट अंडरस्टैंड एक कॉमन वर्ड है और कॉम्प्रीहेंड इसका एडवांस लेवल है। जैसे कि इंपॉर्टेंट एक वर्ड है ना? इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी। अब इसी की तरह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? क्रूशियल, वाइटल। तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट एक कॉमन वर्ड है जो एग्जामिनर पढ़ता रहता है या बहुत हर बच्चे लिखते हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट की जगह वाइटल लिख दूं, क्रूशियल लिख दूं, तो ना एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई इसने ना कुछ अलग किया है। अपन ने अलग कुछ नहीं किया, अपन ने आंसर वही लिखे, सिर्फ शब्दों के साथ खेले। और ऐसा आपको हर जगह थोड़ी करना है। पूरे पेपर में अगर आप बस 5-6 जगह भी कर दो ना, तो अब बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज इसने करी है, और इसने ऐसा करके ना अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट भी किए। मतलब क्या? देखो इसने आप एक हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करी ना, तो इसने इसको अंडरलाइन कर दी ताकि वो एग्जामिनर को दिखा रही है कि भाई देख मैंने एक अच्छा वर्ड लिखी हूँ इधर पे। तो ना एक चीज मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है। मतलब मान लो उन्होंने कोई स्पेलिंग एरर कर दी, मान लो इन्होंने ये जो वर्ड है ना डिफरेंट, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो इसको एकदम ऐसा कटम कटम एकदम गंदा सा बना देते। हाईलाइट योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। अपनी कमी को हाईलाइट मत करो, आपके स्ट्रेंथ को हाईलाइट करो। मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपको कुछ कट करना है ना, तो सिर्फ एक लाइन मारो, छोड़ दो। आप उसको ज्यादा ऐसा गचड़ मचड़ करोगे तो उतनी ही नजर एग्जामिनर पे जाएगी और उतना ही गंदा वो लगेगा, ठीक है? तो कुछ स्पेलिंग एरर हो गया, कुछ गलती हो गई ना, बस एक लाइन मारो कट करने के लिए। और कुछ हाईलाइट करना चाहते हो तो वहां पे भी अपने को क्या करना है भाई? उसको
बोल्ड में हाईलाइट करना है ये होता है, समझे? तो हाईलाइट योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ना अपने को A4 में अपना ओपिनियन शो करना है, 4 सजेशन देना है, तो 4 कोई भी रैंडम सजेशन दे सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स में तो भाई मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सवाल एक सजेशन बेस्ड होता है, ठीक है? तो मान लो आप बोलना चाहते हो देख भाई प्रैक्टिस करने से इंग्लिश अच्छी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छी होती है, इंग्लिश की मूवीज़ देखने से अच्छी होती है ना? डेली कन्वर्सेशन करने से अच्छी होती है। बस 4 बेसिक चीज़ बता दिए और हमेशा कोशिश करना, देखो अगर आपको जमे तो करना क्या कि पर्सनल रिस्पॉन्स की एंडिंग एक प्रोवर्ब के साथ करना। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लिश बोलना टफ नहीं है, अगर कोई इंसान उसकी प्रैक्टिस करे ना तो आराम से आ सकता है। प्रैक्टिस आ रहा है भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये वाला कोट मैं इधर चिपका सकता हूँ, चिपका दो, ठीक है? तो पर्सनल रिस्पॉन्स की एंडिंग हमेशा आप क्या करो, आपका जो भी सवाल था उसके थीम से मैच कोई प्रोवर्ब है वो लगा के कर दो, कि जैसे कि एज इट इज राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिस जैसे इसने की है और इसने इसको हाईलाइट की है, तो ये सारी चीज आप करते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है। देख रहे हो 2 में से 2 मिला है इसको, वरना क्या होता है सिर्फ सजेशन दोगे छोड़ दोगे तो आपको फिर एग्जामिनर 2 में से 1 देता है या 1.5 देता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने का तरीका समझ में आ गया। शुरू करोगे आप अपना ओपिनियन बताते हुए, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, या आई फर्मली बिलीव दैट एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय फॉलोइंग दिस माय 4 सजेशन, और फिर एक एक करके आपने सजेशन बताए और फिर लास्ट में बोल दिए एज इट इज राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस खत्म, समझा? चलो अभी अपन बढ़ते हैं आगे, अपना A5 क्वेश्चन जो होगा ग्रामर का क्वेश्चन। अब अच्छी बात ये है आपके ऑप्शंस भी आते हैं, देखते भाई आए ना, क्योंकि एग्जाम ने ऐसा कोई फॉर्मेट तो दिया नहीं है, बट इस साल आया था। क्या क्वेश्चन है चलो। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। दो, अरे भाई ये तो इजी वाला आ गया। दो वाला क्या था अपने को, दो लगाना है ना। क्या पढ़ाई थी मैंने, बताओ जल्दी। कभी भी आपको दो लगाना है, आपके सेंटेंस में बट होगा उसको हटा देना और दो पहले लगा देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे देखो इसमें बट लगा हुआ है तो ये गलत है। इसमें दो एंड में क्यों आया? आई वॉज क्वाइट हैप्पी नहीं, तो इसका आंसर सी है। दो आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। सी इसका आंसर है। आंसर की शुरुआत दो से करना। कौन है यहाँ पे डी आंसर क्यों दे रहे हो? आंसर की शुरुआत दो से होगी यार, और बट हट जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या है, सी। और फिर पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, हाँ सिर्फ सी लिख के नहीं छोड़ना, वरना फिर खाना गरम गरम आमलेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट। एक्सक्लेमेटरी याद करो, पढ़ाई हूं मैंने। दो तरीके से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है, एक होता है हाउ से और एक होता है व्हाट से। अपने सेंटेंस में ए और एन है क्या? नहीं है, यानी अपने आंसर की शुरुआत होने वाली है हाउ से। तो जो भी सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहे हैं वो भाई एलिमिनेट कर दो पहली फुर्सत में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट कर दिए, बचे दो ऑप्शन अपने पास। हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट। हाउ नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीमली नहीं लगाना चाहिए था, इसने गलती कर दिया, क्योंकि अपन ने पढ़े थे ना कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सट्रीमली, वेरी, सो ये सब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाई एक्साइटमेंट शो करने वर्ड्स होते हैं ये खुद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क शो कर रहा है, तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी, और फिर पूरा सेंटेंस लिखोगे, हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा है अपना, मैच द फॉलोइंग।
अब गौर से देखना, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या, विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट शब्द, ठीक है। ये 4 वर्ड है, ये सबके जो भी अपोजिट वर्ड है उसके साथ अपने को मैच करना है। अब मैच मतलब ड्राइंग नहीं करना है, अपने को लिखना है। तो देखो, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है बताओ, उसका अपोजिट। अरे भाई भाई फटाफट आंसर भी आ गया। मैम बट बी लिख दिए तो मतलब, बी लिख दिए तो मतलब क्या, सिर्फ बी लिख के आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली आपको 0 दिया जाएगा। आपको स्टेटमेंट भी पूरा लिखना है। तो देखो, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्फिडेंस होना। ह्यूमिलेटेड, एरोगेंट मतलब घमंडी, हम्बल मतलब जो इंसान नरमी से पेश आता है, इन्फ्रर मतलब जो दबा दबा रहता है, सुपीरियर मतलब जो होता है ना एक्सट्रोवर्ट टाइप। ह्यूमिलेटेड, अब एक ही बचा तो यही होगा इसका आंसर, यानी ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। 3 4 1 2, क्या बात है। तो अब लिखोगे कैसे, इस तरीके से देख लो, फॉर्मेट, फॉर्मेट भी आपकी आंखों के सामने लगा रही हूँ ताकि ना आप लोग कुछ गड़बड़ मत करो, मैच द फॉलोइंग ऐसा लाइन वाइन नहीं बनानी, आपको लिखना है। कॉलम ए, कॉलम बी। डिफिडेंट का आंसर क्या है, कॉन्फिडेंस है, तो आप इधर लिखोगे कॉन्फिडेंस। ह्यूमिलेटेड का क्या था आंसर, एक्सिलरेटेड। एरोगेंट का क्या था, उसके आगे हम्बल। इन्फेरिटी का क्या था, फॉर्मेट देखो। ह्यूमिलेटेड मतलब क्या होता है कि आपकी किसी ने इंसल्ट कर दिया और आप बहुत ज्यादा वो फील कर रहे हो, शर्मिंदा मीन्स बोलते हैं ना, एम्बेरस, थोड़ा वैसा महसूस कर रहे हो। और उसी का अपोजिट होता है एक्सिलरेटेड, मतलब आपकी किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया कि यार आप कितने मेहनती हो, कितने अच्छे हो, कितने चालाक हो, तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो, बस। चलो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, B1 जो कि है नॉन टेक्सुअल ग्रामर। आ जाओ भाई, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आ रहा है। बोथ द पार्टनर्स हैव साइंड दिस एग्रीमेंट इन हिज पैसिव फॉर्म, कौन बताएगा इसका आंसर। अरे यार इसमें तो टिक करके रखिए तो इसलिए आंसर आपको पता चल रहे होगे। बोथ द पार्टनर हैव साइंड दिस एग्रीमेंट, पैसिव वॉइस चूज करना है, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। चलो फिर भी देखते, हैव साइंड ना, दिस एग्रीमेंट इन हिज, हैव है तो पैसिव वॉइस में वो हैव बीन बन जाता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, याद है क्या, भूल गए सब। दिस एग्रीमेंट, अब ये एक ही है ना, तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म साइन इन हिज बाय बोथ पार्टनर। बच गए, मेरे को लग रहा था ये टिक देख क्या बोल गए मैम इसका आंसर डी है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है बी, दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइंड इन हिज बाय बोथ पार्टी। अब जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, मैंने एक्टिव पैसिव पे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लेके डिटेल समझाई, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बी लिखने का और पूरा स्टेटमेंट लिख देने का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो राइटिंग स्किल, नॉवेल के क्वेश्चन आपको पता चलेगा, माइंड मैपिंग, समरी राइटिंग कैसे करना है। आई आस्क्ड माय सिस्टर व्हाट कैन आई डू फॉर यू इन दिस मैटर, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आ गया भाई। आई आस्क्ड माय सिस्टर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं इस मैटर में। क्या पढ़े थे हमने, पहले तो ये चीज याद रखना भाई, इसमें कैन आ गया तो कैन तो भाई कुड में कन्वर्ट होने वाला है। ये WH क्वेश्चन है, यानी इफ वेदर डेट वेट कुछ नहीं लगने वाला है। ओके, आई आस्क्ड माय सिस्टर, ओके ओके ओके। अच्छा, तो सब में इसने डी लगा के रखे। बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर है, कुछ बच्चे ए बोल रहे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग ने प्रोनाउन के साथ खेले।
देख लो। सुनो अभी, मैंने क्या बोली थी, जब भी आई रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई को आपको आई ही रखना है, उसको ही शी यू वी दे नहीं करना है। तो इतना सब अगर आपको याद था तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत तो ही से होगी नहीं, डी से होगी नहीं। तो सी बचा अपने पास एक। ठीक है, मैंने अपनी बहन से पूछा, आई आस्क्ड माय सिस्टर, ये इतना सही है, रिपोर्टेड वर्ब। फिर WH क्वेश्चन है तो अपन कुछ डेट वेदर इफ नहीं लगाएंगे, तो ये बराबर लिखा हुआ है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो कैन बन गया कुड, डू फॉर हर, इन डेट मैटर, दिस बन गया डेट, याद है ना डायरेक्शन वाला, दिस बन जाता है डेट, कम बन जाता है गो, टुमारो बन जाता है डे आफ्टर। तो ये सब देखना है। तो करेक्ट आंसर है ए अपना इधर, याद रखो। चलो, नो सूनर देन, बहुत चिंदी वाला क्वेश्चन है ये। एज सून एज ही लेफ्ट द हाउस ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, जैसे ही वो घर के बाहर निकला उसको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। नो सूनर देन, क्या फॉर्मूला था नो सूनर देन का? नो सूनर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा होगा कंपलसरी, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आगे मत बढ़ना नो सूनर के। और फिर आगे की कहानी, तो पहले देखें कि अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगने वाला है। तो देखो, अपना सेंटेंस क्या है, लेफ्ट, यानी लीव फर्स्ट फॉर्म होती है और लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, यानी अपना क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, पास्ट। तो अपने को डू डज नहीं डिड लगाना है भाई, डिड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो, नो सूनर के बाद डज नहीं लगेगा, नो सूनर के बाद हैड नहीं लगेगा, नो सूनर के बाद डू नहीं लगेगा, डिड लगेगा, डिड। इसका आंसर सी है, सी। बस इतना सा करने की वजह से मेरा पूरा आंसर मेरे को मिल गया। तो इसका आंसर अपन लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है सी। नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे आप देखो, अच्छी खासी लाइन वाइन छोड़ के खुला खुला छोटा छोटा आंसर लिखना है। देख रहे हो, आंखों को ठंडक मिलनी चाहिए, एग्जामिनर का काम आसान करो, बेचारे पे उन पे बहुत प्रेशर रहता है वैसे ही, कि 200-250 पेपर उनको चेक करने होते हैं, ऊपर से स्कूल का कॉलेज का टेंशन, उसमें भी आप फिर अच्छे से आंसर नहीं लिखते हो ना, नंबर नहीं डालते हो, तो फिर वो लोग सही को भी गलत दे देते। Spot the error in the given sentence and rewrite the correct. She has been working आएगा भाई, ये तो देखते साथ ही पता चल गया, working in this office since 1996। तो worked को बस ing करना था, अब लिखोगे कैसे? She has been working, और जहां पे एरर था उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। सिर्फ इतनी सी गलती थी, वर्क को आपको वर्किंग करना था, क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका रूल है हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रोस का अनसीन, यानी कि अनसीन पैसेज, जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। बताओ, ये पैसेज आपने कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़े थे क्या? एकदम न्यू लग रहा है ना, इसलिए इसका नाम अनसीन है। अब इस पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटी बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द वेब, इन्फेक्शन ऑफ डिजीजेस पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म। अब इसको क्या करोगे आप, पहले रीड करना, ठीक है। क्या रीड करना पता है? पहले क्वेश्चन रीड करना कि भाई मेरे को क्या क्या क्वेश्चन आया है। अच्छा, मेरे को ना मेडिकल टूरिज्म से कौन कौन से इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, इसका आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मेडिकल टूरिज्म मिक्स ऑफ ब्लेसिंग, इसका टेबल बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। फिर A4 तो मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो 3 क्वेश्चन है जो मेरे को ना इसमें से ढूंढने हैं। क्लियर हो गया ना? अभी रीड करना, पहले क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद पैसेज रीड करना। तो ना आप जैसे रीड करोगे आपको पता चल जाएगा, अरे भाई ये तो मेरा आंसर है। देखो, बिना रीड करे आप अनसीन पैसेज का आंसर नहीं दे सकते। The government of India is encouraging medical tourism in the country by offering tax benefit and
export incentive to the participating hospital. Medical visas are being cleared quickly without any hassles. शांति से रीड करो पहले ये क्या बोल क्या रहा है ये पैसेज. With a view to facilitate, क्यों? क्योंकि इसी पैसेज से आपको भी एक समरी भी बनानी है आगे 3 मार्क्स के लिए. With a view to facilitating the growth of medical tourism industry, the Ministry of Health and Family, okay, ठीक है, यहाँ पे लोग थोड़ा तारीफ बता रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म कितना अच्छा है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है. और क्या है, efforts are being made to standardize procedure and to guide foreign patient to select the hospital most suited to their needs. Meanwhile, several private hospital are seeking to take, ठीक है, private hospitals भी आ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ अच्छे इक्विपमेंट्स लेके. However, medical tourism carries some risks that are locally provided. ठीक है, कुछ रिस्क भी है जैसे कि इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड बहुत इन्फेक्शियस डिजीज. तो ये वर्ड देख के आपकी बत्ती चलेगी, अरे भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है. Rarely found in Europe and okay, exposure to disease without having built up natural immunity can be hazard for weak individuals, especially okay. देखो इधर पे gastrointestinal disease like hepatitis, हाँ ये सारे डिजीज है देख लो. Also medical tourists may be mosquito transfers, okay, influenza, tuberculosis. ओके. तो देखो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ी थी उसका आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया रीड करते साथ. तो मैं क्या कर दूंगी, इसको अंडरलाइन करके रख दूंगी. सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ना, ज्यादा करना नहीं कुछ. आके आपको आइडिया मिले कि भाई इतने बड़े पैराग्राफ में से जो मैंने अंडरलाइन किया हूं ना, ये मेरे को मेरा आंसर आने वाला है कहीं. फिर आगे बढ़ जाने का. The quality of post-operative care can also dramatically deteriorate. क्या ठीक है, बहुत बड़ा पैसेज दे दिया रे लोग ने. The concept of medical tourism raises some important question regarding. ठीक है, चलो ठीक है. तो यहाँ पे लोग ने जो अपने को बोले थे ना कि भाई 4 डिजीज लिखो, जो मैंने ऊपर अंडरलाइन करी थी, तो कैसे लिखोगे? ऐसे. सेम डायग्राम बनाना है आप लोग को, बीच में जो लिखा था, फिर एक एक करके. इन्फ्लुएंजा करके अपना एक डिजीज है, हेपेटाइटिस ए, एम्बोइक और ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ऐसा लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 में से 2. फिर A2 का आंसर मैं आप लोग रीड कर लोगे क्या इसको डायरेक्टली? जो क्वेश्चन था, कंप्लीट द सेंटेंस से फिल इन द ब्लैंक्स था पूरा. बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी इज मस्ट फॉर ऑल बिकॉज के आगे फिल करना है. ढूंढ रहे. चिंदी है ये, ज्यादा हार्ड नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स तो एकदम इजी होता है. देखो इधर मिल गया, एक्सपोजर टू डिजीज विदाउट हैविंग बिल्ड अप नेचुरल इम्यूनिटी, यही था ना. और फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स था, बिकॉज इट कैन बी हैजार्ड फॉर वीक इंडिविजुअल स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ये सार. बस एकदम इजी है वो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है पूरा. ठीक है, तो आपको वही करना है, रीड करना है और उसके आगे का जो भी स्टेटमेंट है वो भर दें. A3 क्या था, मेडिकल टूरिज्म इज अ मिक्स ऑफ ब्लेसिंग, मतलब पॉजिटिव चीज भी और नेगेटिव चीज भी. पॉजिटिव में क्या क्या था, टेबल बनाना है. देखो बार बार बोल रही हूँ, टेबल दिया है तो आपको भी टेबल बनाना है आंसर शीट में ऐसा. मेडिकल वीजास बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं, फॉरेन पेशेंट को गाइडेंस मिलता है, ये पॉजिटिव है. नेगेटिव क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है. मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप बोलोगे मेरे को तो समझ में मेडिकल टूरिज्म क्या होता है. मतलब कोई बंदा बीमार पड़ गया, ठीक है, अब उसको अपना इलाज कराना है, तो वो उसके आसपास के शहर में वैसा इलाज नहीं हो रहा है, तो वो कोई दूसरी जगह जाके अपना इलाज कराएगा. तो वो दूसरी जगह गया तो उसका ट्रेवल हुआ ना. मतलब मैं मान लो मुंबई में रहती हूँ, अब मैं अपना इलाज कराने के लिए मान लो गई पंजाब, या मैं गई सीधा कोई दूसरे देश चले गई, अमेरिका, लंदन. तो ये जो मेरा ट्रेवल हुआ इसी को बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म. अब वहां के जो लोग है
वो लोग का थोड़ा रहने सहने का कल्चर अलग है, तो इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ जाता है। जैसे चाइना वाले लोग का अलग खाने पीने का था, उसकी वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। तो वही है, ठीक है। और इन्फेक्शियस डिजीज एक बार हो जाती है तो थोड़ा प्रोसीजर फिर लंबा हो जाता है, क्योंकि एक को हुआ तो भाई वो सबको फैला देगा। अब आते हैं A4 क्वेश्चन पे। क्या है? वी नीड टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया। State whether you agree or disagree with the statement. Mention any two arguments. Okay. हमको इंडिया में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मतलब जानवरों को देखने के लिए यात्रा करना, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। आप ये बात से अग्री करते हो या नहीं? अगर आप अग्री करते हो तो दो रीजन ऐसे क्या है आपके, उसके थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स देना है, रीजन भी देना है। तो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन है, मतलब आप पहले इसका आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और आप आगे का आर्ग्यूमेंट दोगे तो आपको दूसरा मार्क्स मिलेगा। चलो देखते हैं अपन कैसे लिख सकते हैं इसको। तो पहले तो बताओ कि भाई अपना ओपिनियन दे रहे हो। आई कंप्लीटली अग्री, जैसे अगर भाई ये बात से तो मैं सहमत हूं, ये क्या शो कर रहा है, मेरा ओपिनियन शो कर। वैसी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बोल के स्टार्ट कर दो। विथ प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया दिस कैन हेल्प। तो यहाँ पे ये अग्री कर रही है, तो ये अग्री लिखने पे इसको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दो टुकड़ों में बटा था। उसने पहले बोला तू अग्री है कि नहीं अग्री, पहले वो बता, फिर उसके बाद रीजन दे। ठीक है, तो कभी भी टुकड़ों में क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना उसके मार्क्स भी फिर टुकड़ों टुकड़ों में दिए जाते हैं। तो दोनों के आंसर अपने को देना है। अग्री है तो अग्री लिखेगे, डिसअग्री है तो डिसअग्री लिखो, ओपिनियन आपका है, मार्क्स दोनों में मिलने वाले। दिस कैन हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक। हाँ, यहाँ पे इसने अपने हिसाब से जो भी इसके दिमाग में आ रहा होगा लिख रही है, और जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको अंडरलाइन भी करते जा रही है। देखो, पैरामाउंट, एप्रिशिएट, मटेरियलिस्टिक, माइंड मेड वर्ल्ड यहाँ पे तो ये वो याद आ गया, पोएम नंबर 5। यहाँ पे बता रही है कि भाई वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कैसे अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हम वाइल्ड लाइफ भाई नेचुरल देन है नेचर का, तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो मेटेरियलिस्टिक नेचर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, आउटसाइड वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में जो आएगा वो आपको लिखना है, बस लिखना है, ऐसा है। अब देखो लास्ट में क्या बोली, एज दे से नेचर इज व्हाट प्रोटेक्ट्स अस एंड नेचर इज व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट। नेचर एक ऐसी चीज है जो हम इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है, और हम इंसान को भी नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वही चीज इसने इधर पे की है। क्या A4 क्वेश्चन का पर्सनल रिस्पॉन्स जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी सेम चीज, आंसर की एंडिंग प्रो अप से हुई है, और यहाँ पे भी इसको एग्जामिनर ने 2 में से 2 दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी, फिर से आ गया, जो कि अपना है टेंसेस का क्वेश्चन, ग्रामर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है? हैज रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। प्लूरल है तो हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हैज आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एनकरेज, तो इसका आंसर डी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A5 का करेक्ट आंसर डी, और पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। हाँ, आपके हिसाब से जो भी आपको प्रोवर्ब आता है आप वो लिखो, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, बस सही ढंग से लिखोगे ना फुल मार्क्स मिलेगा। दिस मे मेक इट डिफिकल्ट टू डील विथ एनी कॉम्प्लिकेशन। सर्टेनिटी वाला लगाओ फिर अपना मॉडल ऑक्सिलरी। सर्टेनिटी आया तो भाई दिमाग में विल आ जाएगा, तो मे हटा के विल लगाएंगे। विल किधर है भाई? सी। इसका करेक्ट आंसर है सी। इजी लग रहा है ना एकदम चिंदी। अभी आते A6 का क्या क्वेश्चन है अपना। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। मीनिंग बतानी है, गौर से देखो, पैसेज से ढूंढ के। ग्रोइंग इमेंसली, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो कोई भी चीज ग्रो होना बहुत फटाफट, इसका मीनिंग पैसेज में दिया गया है, उसको ढूंढना है। फिर तरीके से थ्रेट, ऑब्टेनिंग, एबल टू अप्रोच। चलो देखते क्या आंसर है।
ग्रोइंग इमेंसली, बूमिंग, ट्रेड, हैजार्ड, ऑब्टेनिंग, एक्वायरिंग, एबल टू अप्रोच, एक्सेसिबिलिटी। ये इधर पे दिया होगा, मतलब पैसेज के अंदर ही वो वर्ड है। तो ना ये वाले आंसर बहुत टाइम लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक एक शब्द ढूंढने के लिए वो दिमाग लगाना पड़ता है। किधर है ये बूमिंग वर्ड? ये डेंजर, थ्रेट का तो हैजार्ड इधर है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, मतलब बाद में कर लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ना बच्चे बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, भाई जब तक मिलेगा नहीं ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा भी कितने बच्चे करते हैं, और फिर आगे का राइटिंग स्किल, नॉवल, पोयम रह जाता है। 5 पे ओके, नीचे आगे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 11 इधर है, ये रहा बूमिंग, है ना। तो आपको बस मीनिंग निकालनी थी ढूंढ ढूंढ के, पैसेज में से ही वर्ड्स ढूंढ के निकालने, अपने मन से नहीं डालना, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, पैसेज से ढूंढ के निकालना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर बी जो होगा वो समरी राइटिंग होगा, 3 मार्क्स का सवाल होगा ये। सिंपल सा होगा भाई, कि ऊपर जो दिया गया ये बड़ा सा पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज, ये जो आपके सामने जो पैराग्राफ है ना, इसी पैराग्राफ का आपको समरी बनाना है। अब समरी पहले देख लो, लिखते कैसे। सबसे पहले समरी की एक हेडलाइन होनी चाहिए, उस पे आपको मार्क्स रहते हैं, 1 मार्क्स, ठीक है। मतलब आपने अनसीन पैसेज रीड किए, आपको कंटेंट समझ में आया, और उसके बेस में आपने हेडलाइन दिए, ठीक है। तो अपन अपना पैसेज रीड कर रहे थे, अपने को क्या समझ में आया कि मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं मेडिकल टूरिज्म, सिर्फ इतना भी हेडिंग डालोगे, इट इज गुड इनफ, बस हेडलाइन कंपलसरी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, समरी राइटिंग की शुरुआत करेंगे हेडलाइन देके। दूसरी चीज, समरी राइटिंग एक ही पैराग्राफ में आप कंप्लीट करोगे, उसको 2 पैराग्राफ में टुकड़ों में मत करना, मतलब 1 पैराग्राफ देन सेकंड पैराग्राफ, नहीं। एक बार लिखना शुरू किए तो पूरा, जब तक आपका समरी खत्म नहीं होता है, फ्लो फ्लो में लिखना है, एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। मतलब सेंटेंस में फुल स्टॉप आएगा बीच बीच में, बट मैं बता रही हूँ कि एक ही पैराग्राफ, जैसे इधर पे आपको दिख रहा है, और शॉर्ट में, समरी का मतलब ही होता है शॉर्ट, कोई भी बड़ी सी चीज को शॉर्ट में बताना, समराइज करके बताना। तो आप मैक्सिमम पकड़ के चलो कि भाई 10 से 12 लाइन मेरे को लिखनी है, मतलब मेरा पैसेज है कुछ 30-40 लाइन का, उसको मेरे को पूरा समराइज करना है इसमें 10 लाइन के अंदर। 3 में से 3 मिलने की संभावना है, आपके आंखों के सामने लाइव एग्जाम्पल है। अब लिखते कैसे समरी, जो बच्चे को पहली बात समझ में आया एनसिन पैसेज वही लिख पाएगा, है ना। जिसको समझ में नहीं आया वो क्या लिखे। आप बोल यार मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं और मेरे को इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है ना, आप क्या करो, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करो। मतलब स्टार्टिंग का ये पैराग्राफ शुरू हुआ ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको लिखो, कॉपी पेस्ट करो, फिर 5-6 लाइन स्किप करो, फिर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, उसको कॉपी पेस्ट करो। ऐसे ना 5 या 6 सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करके फ्लो फ्लो में एक पैराग्राफ बना के लिख दो। 3 में से कम 1.5 या 2 तो मिल ही जाएगा बिना एफर्ट करे। मतलब मैं शॉर्टकट बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल बोलते ना एंड टाइम पे दिमाग नहीं चलता है, या उनको समझ में नहीं आता है क्या करूं। तो आप लोग ऐसा कर देना, कॉपी पेस्ट करना, बट थोड़ा चालाकी से, पूरा फ्लो फ्लो में मत करना।
मतलब पूरा ही पैराग्राफ उठा के लिख दिए, वैसा मत करना। स्टार्टिंग की एक सेंटेंस लिए, देन ये सब मत लो, आगे बढ़ जाओ। ये लो, एफर्ट्स आर बीइंग मेड, इसको लो, ठीक है। अब जो, हाँ, मोहम्मद अनस जैसे बुद्धू, अरे सॉरी, बुद्धियो मतलब चालाक, जिनके दिमाग में बुद्धि है, तो जो बच्चे भी बुद्धि वाले हैं, जिनको समझ में आता है सब कुछ अच्छे से, तो आपको भाई इसको प्रॉपर तरीके से समराइज करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब कॉपी बट चेंज वर्ड विथ सिनोनिम्स, हाँ हाँ बिल्कुल शुभम राव, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा इमेजिन करना, ये आपने एक 3 घंटे की पिक्चर देखे हो, और वो 3 घंटे की पिक्चर आपको अपने फ्रेंड को 3 मिनट में बतानी है। यही है समरी राइटिंग। 3 घंटे की फिल्म को आपको 3 मिनट में बताना है। तो जितना ज्यादा पैराग्राफ के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड्स है, एग्जाम्पल्स है, उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स थे, इसको आप स्किप कर दो, सिर्फ लिखो इन्फेक्शियस डिजीजेस, एग्जाम्पल मत दो, क्योंकि फिर एग्जाम्पल दोगे तो कंटेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इजी होता है समरी राइटिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और शॉर्टकट मारो, एटलीस्ट 2-2.5 तो मिल जाएगा ना बिना दिमाग लगाए, बस। अभी आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा माइंड मैपिंग। ये थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, इसमें तो भाई दिमाग लगाना ही है, इसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। माइंड मैप होता क्या है और दिखता कैसे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है माइंड मैप। अब जरूरी नहीं है आपको भी ऐसी बादलों बादल बादल बनाना है, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। ये स्टूडेंट ने कैसे किया है, इसने भी बादल ही बनाया, बट जरूरी नहीं है आप भी बादल बनाओ, आप बॉक्स भी बना सकते हो, आप सर्कल भी बना सकते हो। मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडिया, फ्लो, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, सब अपने पे डाल दिया, बोला कि भाई तेरे दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उससे बना, तेरे को जो डिजाइन चूज करनी है वो चूज कर, जैसा स्ट्रक्चर बनाना है वैसा। अब माइंड मैप होता क्या है, जो भी इधर पे एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, आपके कोचिंग क्लासेस में आपको बोल बोल के बोलते हैं ना एकदम कि भाई माइंड मैप बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम के 5 मिनट पहले रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। वो ये एक बड़े से कंटेंट को आप एक पेज में पॉइंटर्स के थ्रू, पॉइंटर पॉइंट पॉइंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, ताकि वो पॉइंट देख के आपको बाकी की चीज याद आ जाए। तो आप गौर से सुनो, मैं यहाँ पे से शॉर्ट में बना रही हूँ, फिर आपको अपन बड़ा वाला भी देखेंगे, गौर से देखो। पहले स्ट्रक्चर देखो, ये आपका पेपर पेज रहेगा ना, पहले ना इसको, ये देखो ये आपका पेज रहेगा ना ऐसा, तो इसको ऐसे टेढ़ा कर लेना, ठीक है, टेढ़ा मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना, इसे आपको स्पेस मिलेगी, स्पेस। तो आप क्या करोगे, पेज को हॉरिजॉन्टल कर देना, ये हो गया, ठीक है। अब एकदम बीचों बीच आप हेडलाइन देना, जो आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, ह्यूमन इंटरेस्ट, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, ठीक है। दो चीज आपको इधर पे करनी है, आपको 4 मेन ब्रांच, मतलब ये मेरे मेन ब्रांच निकले हैं ह्यूमन इंटरेस्ट से, और अब ये 4 ब्रांच में से और 3 या 4 सब ब्रांच निकलेंगे, पहले बनाओ तो सही, फिर भरेगे ना अच्छे से बैठ के। ये देखो 3 क्या निकले, सब ब्रांच। रुक जाओ भाई, कुछ अब यहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, वो स्टूडेंट लोग ने बस उसको बादल बादल बना दिए, बादलों से ऊंची उड़ान, वो वाला। तो यहाँ पे बस चलता है, बॉक्स मतलब कॉमन है ना, बोर हो जाते थोड़ा, दिमाग अपना कैसा।
डर तो नहीं रहे देख के? कुछ नहीं, इजी है, देखो एकदम। ये मेरा मेन हेडिंग है, फिर मेन हेडिंग से निकले हुए मेरे 4 मेन ब्रांच है। अब ये 4 मेन ब्रांच से निकले हुए 3 सब ब्रांच। ठीक है, देखिए कैसा आराम से अपना पूरा पेज भर गया। अब यही चीज आप वर्टिकल में करते तो आपको शायद जगह नहीं मिलती। तो पहला काम तो भाई फॉर्मेट, क्योंकि लिख लोगे फिर बनाओगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा ना। अब देखो इसने कैसे किए, जैसे मैंने आपको बताई होगी। तो ये क्वेश्चन है ना, ह्यूमन इंटरेस्ट लिखिए ना, बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो ये ह्यूमन इंटरेस्ट से निकला हुआ जो मेन ब्रांच इसने ज्यादा हाईलाइट की है, डार्क जो जा रहा है ना, ये क्या है इसका मेन ब्रांच? चलो नाम देखते। प्रोफेशन। ओके, तो पहला मेन ब्रांच इसका है प्रोफेशन, दूसरा ब्रांच है इसका एंटरटेनमेंट, तीसरा है स्किल्स, और चौथा है स्पोर्ट्स। हाँ, इंसान लोग के जो अपने इंटरेस्ट है वो ये सब के इर्द गिर्द तो घूमते हैं। स्पोर्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए अपने को, प्रोफेशन मतलब करियर बनाना है, स्किल सीखनी है, इसी के आसपास तो अपना इंटरेस्ट है। तो इसके 4 उसने मेन ब्रांच ली। अब प्रोफेशन से रिलेटेड इसके दिमाग में जो भी आ रहा था कि भाई प्रोफेशन अपन मेडिकल में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, है ना, लॉयर, पॉलिटिक्स, सब ब्रांच उसने निकाली। अब उसी तरीके से एंटरटेनमेंट में आपके दिमाग में जो भी आ रहा है लिखते जाओ, है ना, कि एंटरटेनमेंट अपन सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, मूवीज के थ्रू कर सकते हैं, मैगजीन वगैरह वगैरह, सॉन्ग्स, है ना। फिर स्किल्स में इसने अलग अलग लिखी है, स्विमिंग सीख सकते हैं, कैलियोग्राफी सीख सकते हैं अपन, आर्ट सीख सकते हैं, पोइट्री सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स में अलग अलग है, आउटडोर, इंडोर, चेस, जो भी छोटे मोटे दिमाग मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख दो सब ब्रांच में। अब इसने एक एक्स्ट्रा चीज करी है जिसकी वजह से इसको एग्जामिनर ने पूरे 3 में से 3 मार्क्स दिया है, जो मैं हर साल बच्चों को बताती थी, और वही इसने फॉलो करी है कि ना एटलीस्ट 4 से 5 छोटे छोटे इमोजीज बना दो। मतलब मेडिकल से रिलेटेड आप सोचो एकदम 5 सेकंड के अंदर आप कौन सा छोटा सा इमोजी बना सकते हो। तो इसने देखो यहाँ पे इंजेक्शन बनाई है, इसने यहाँ पे सॉन्ग लिखी थी, सॉन्ग्स, तो सॉन्ग लिखने के बाद जस्ट एक छोटू सा इमोजी बना दी सॉन्ग का। ये जो हेडफोन है, ये आपको मतलब आपको कोई आर्टिस्ट नहीं बनाना है बैठ के, बस हल्का फुल्का कुछ ऐसा कर देना है कि एग्जामिनर देखे और बोले कि भाई ऐसा तो किसी और ने किया ही नहीं है, इसको तो पूरे मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो फिर ये सब देख के इसको एग्जामिनर ने पूरे 3 में से 3 दिया है। ज्यादा नहीं करना है भाई, अभी हर वर्ड के आगे आपको ड्राइंग नहीं बनाने बैठनी है, सब वर्ड के बाद नहीं भाई, बस 4 से 5 भी बना दिए। अब इसने आप पे लिखी थी आइडिया, तो आइडिया का इसने ऐसे बत्ती बना दी छोटा सा। ठीक है, एकदम एकदम हल्का फुल्का। क्रिकेट है तो क्रिकेट में इसने बैट बॉल बना दी, ग्रेड था तो यहाँ पे A+ लिख दी, हल्का फुल्का बस। आप बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, बस छोड़ा कुछ तो एक्स्ट्रा कर दोगे ना तो वो आप बहुत आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो देखने में टफ लगेगा बट सिस्टमेटिक करोगे तो बहुत आसान है। अब आप इसका पूरा ओवरव्यू एक बार करके देखोगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इसने जो मेन हेडिंग है और मेन हेडिंग से निकली हुई जो मेन 4 ब्रांचेस है उसको कितना अच्छे से हाईलाइट करिए। डार्क है, थोड़ा दिख रहा है डार्क, गौर से देखो इसका पूरा आंसर देखो, और उसमें आपको ये 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 डार्क तरीके से हाईलाइटेड दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, अगर इसको हाईलाइट नहीं करती ना तो इसका आंसर पूरा कचरे की तरह शायद दिखता और एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता कि भाई इसका मेन ब्रांच कौन सा है। सब मेन ब्रांच सब ब्रांच के साथ मिक्स हो जाता, सारे के सारे सब ब्रांचेस के साथ। तो इसने उसको अलग दिखाने के लिए ऐसा हाईलाइट करिए बस। डार्क कैसे करना है बस उसको, अरे डार्क कैसे करना है, कटम कुटी करते हो ना, ऐसा ऐसा हो गया डार्क, और क्या। यहाँ पे अपने को थोड़ी कलर वलर मार्कर वार्कर से नहीं करना, भी पेन से ही किए उसने, और कुछ नहीं किया। चलो अभी बढ़ते अपन फाइनली पोइट्री सेक्शन के तरफ। अभी अपने 6 बजे यूट्यूब में सैंपल पेपर भी है।
पोइट्री अपनी कौन सी आई है? देखो पोइट्री 14 मार्क्स की आती है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक अपना एप्रिसिएशन होगा। पहला क्वेश्चन है, अपने को 4 सेंटेंस दिया है, इसको रीअरेंज करना है जैसे अपने पोयम में स्टोरी थी उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, कि शिप जो है वो क्यों डूबी थी, उसके 4 रीजन देने। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ किया हुई थी, जो मैं बोली थी ना 6 मार्क्स से क्वेश्चन गलत आए थे, तो यहाँ पे आए थे A3, A4 एंड A5। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि ये लोग ने क्वेश्चन के बदले आंसर दे दिए थे। ये देखो, इन्वर्जन का लोग ने यहाँ पे आंसर लिखे हुए। यहाँ पे लोग ने बोले कि भाई करेक्ट आंसर चूज करो, बट लोग ने ऑप्शन ही नहीं दिए। यहाँ पे भी मतलब ये एग्जामिनर को ना गाइड किया जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी यहाँ पे क्या। चलो बताइए, यहाँ होता क्या है, जब एग्जामिनर आंसर चेक करता है ना, तो उन लोग को बोर्ड की तरफ से एक बुकलेट दी जाती है कि वो लोग को कौन कौन से पॉइंट पे कितने मार्क्स देने। तो बुकलेट का आंसर इधर पे आ गया है कि भाई एग्जामिनर को बोल रहे हैं कि कोई भी रीजन पोयम में दिया हुआ अगर बच्चे ने लिखा है तो उसको करेक्ट मानो। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जामिनर की गाइडलाइन में लिखा होता है, वो पता नहीं यहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया तो ये होती है गड़बड़। चलो भाई, अब हो गया तो हो गया, 6 मार्क्स मिल गए। अब देखते लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किए थे इसको, यहाँ पे किए। अब देखो, इसने बस ऐसी कॉपी पेस्ट कर दी, शायद लोग के एग्जाम सुपरविजन ने बता दिया होगा। A3 लिख के छोड़ दी, A4। अगर यहाँ पे सिर्फ ये A3 लिख के भी छोड़ती तो मिल जाते हैं शायद मार्क्स, बट क्वेश्चन भी। चलो बढ़ते, अच्छा है। एप्रिसिएशन किस पे आया है? पोएम नंबर 8, शी वॉक्स इन ब्यूटी। एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, बहुत से बच्चों का सवाल होता है। पहले तो हेडलाइन डालना आपकी जो भी पोएम है उसका, फिर पैराग्राफ वाइज आप पूरा का पूरा समझा सकते हो। मैंने एप्रिसिएशन की नोट्स दी, वो पूरा फॉलो कर लेना, ठीक है। वो सिंपल से, ज्यादा टफ नहीं है, इतना ही होता है पोएम में और कुछ नहीं है। राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज देख लो। इमेजिन योर सेल्फ एस रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल। देखो, मैं तो आपको समझा चुकी हूँ वैसे सब, एक बार फिर से बता रही हूँ। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में शुरुआत आप मैसेज लिख के करोगे, डेट डालोगे, टाइम डालोगे। आंसर जो भी लिखोगे उसको एक ही पैराग्राफ में लिखना, डबल पैराग्राफ में मत उसको स्प्लिट करना, और ना ही लाइन छोड़ना। एक ही फ्लो में लिख के खत्म करना, ठीक है। जो आंसर संकेत एंड रिसीवर, मतलब सेंडर और रिसीवर का भी नाम आ जाएगा इधर पे। फिर अपना इंटरव्यू राइटिंग स्टार्ट होता है। इस बार टेबल वाला क्वेश्चन आया था, तो टेबल वाला क्वेश्चन है तो फिर से वही बात कि टेबल आपको बनाना है, ठीक है। किसका अपने को इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया था? एक NDA एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसमें एक बच्चा अपने सेलेक्ट हो गया है, तो उसका अपने को इंटरव्यू लेना है। NDA एक कॉल एग्जाम होता है ना, तो उसमें वो सिलेक्ट हो गया, वो एग्जाम उसने पार कर लिया। तो ये देखो किस तरीके से, ये आंसर शीट मैंने डाल दी हूँ, आप रीड करने के लिए कंटेंट सेक्शन में देख सकते हो, इजी है। देख लो भाई, पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिले। जब आप रीड करोगे ना इसके आंसर, आपका दिमाग खोलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। स्पीच राइटिंग में भी सेम कहानी होगी। राइटिंग स्किल की कोई भी टॉपिक हो, आप हेडलाइन देके शुरू करना, ठीक है। बिना हेडलाइन के मत, वरना मार्क्स कटेंगे, एक आधे मार्क्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अपने को स्पीच देना था, सिखा चुकी हूँ, उसी तरीके से दोगे। देखो इसमें सेम जैसा मैंने आपको सिखाई हूँ ना, मतलब आप इमेजिन करो ये आपका आंसर शीट है। यही मैंने आपको सिखाई थी ना कि गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश गेस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट। मतलब देख के इतनी खुशी हो, मैंने मैराथन में बच्चों को रट्टा करवाई थी कि अपने स्पीच आंसर की शुरुआत इसी से करना, गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश गेस्ट। और ये बच्ची ने वैसे ही सेम लिखी, और इसको कितने मार्क्स मिले, कितने? चलो देखते हैं। पूरे 3.5 मार्क्स मिले 4 में से, समझे। तो सिर्फ सुनना नहीं है, जो बोल रही हूं ना करना भी है। रिव्यू राइटिंग पता है आप लोगों को, बधाई इसने किसमें लिखे? बधाई 2 में। इसका भी फॉर्मेट देख लो कैसा लिखा हुआ है, देखो एंड में स्टार भी लगाए। कितने मार्क्स मिले? 3.5। हाँ, राइटिंग स्किल में तो भाई आधे तो कटते ही है, ऐसा नहीं है।
नॉवल के क्वेश्चन शुरू हो गए अभी धनाधन। पहला है ऑब्जेक्टिव्स अपना, सिंपल है, यहाँ पे भी अपन सिर्फ वन वर्ड लिख के नहीं छोड़ेंगे, जो भी सवाल अपना है उसका पूरा स्टेटमेंट में आंसर देंगे। तो ओरुनोकू किसने लिखा था? अफ्राबेन ने। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखा? जोसेफ कॉर्नेन ने। फ्रैंकस्टीन किसने लिखा? मैरी शेली ने। पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बुनियान ने। तो ये अपना मैचअप हो गया, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम नॉवल के जो आंसर है वो कैसे लिखना है? नॉवल के आंसर, अब गौर से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। देखो यार, नॉवल के आंसर आप रट्टा मार के लिख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल यार। इतनी बड़ी बड़ी नॉवल कितने ही रट्टा मार लोगे? और रट्टा मार भी लिए ना, एक नॉवल का मारोगे दूसरे का भूल जाओगे, दूसरे का मारोगे तीसरे का भूल जाओगे। सिंपल सा स्टोरी समझ लो अपनी मदर टंग में, बस। मराठी आपको अच्छे से आती है, घर में मराठी बोलती हूँ, वो स्टोरी जो है नॉवल नंबर 2 में उसको मराठी में समझ लो। और टूठी पुठी इंग्लिश में भी अगर आप लिख देते हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि भाई मेरे को ईआर ब्रेथवर्ड के बारे में लिखना है, और आपने टूठी पुठी इंग्लिश में भी अगर लिखे कि भाई ईआर ब्रेथवर्ड एक इंजीनियर थे केमिकल, उन्होंने रेसिज्म फेस करे, इसको अगर टूठी पुठी इंग्लिश में भी लिख दिए तो आपको आपके आधे मार्क्स कट हो गए, बट काम तो हो गया ना आपका। तो ये चीज याद रखना भाई, नॉवल को आप रट्टा मार कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी नॉवल है, इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, इम्पॉसिबल। स्टोरी समझ लो, अभी भी आपके पास टाइम है, 8 दिन है, समझ लो भाई। हिंदी में मैंने तो समझाई हूँ, नॉवल को इतना इजी करके हिंदी में समझा के रखी हूँ यूट्यूब में, वो वन शॉट देखो जाके। तो यहाँ पे देखो क्या है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईआर ब्रेथवर्ड। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है कि ये ईआर ब्रेथवर्ड अपनी स्टोरी में क्या क्या रोल प्ले किए हैं और इनका कैरेक्टर कैसा है। तो इनके बारे में जो कुछ भी आपने पढ़े ना चैप्टर में, उनसे ही रिलेटेड चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रही लिख दो। जैसे कि ईआर ब्रेथवर्ड अपने चैप्टर के, अपने नॉवल के नरेटर है, वो एक ब्रिटिश अमेरिकन थे, उन्होंने एयरफोर्स में सर्व किए थे। और भी आपके दिमाग में क्या रहे, ईआर ब्रेथवर्ड ने रेसिज्म फेस किए थे, ईआर ब्रेथवर्ड को ग्रीसलेट स्कूल में जॉब लगी थी, ईआर ब्रेथवर्ड के स्टूडेंट उनको परेशान करते थे। ऐसा मतलब जो भी ईआर ब्रेथवर्ड से रिलेटेड जो भी आ रहा है ना, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सोचो मत ज्यादा। ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं कोई आपको एग्जैक्टली इसके बाद मतलब केमिकल का कोई आपका फॉर्मूला नहीं है कि भाई इसके बाद यही आएगा उसके बाद वही आएगा, नहीं भाई। जो आपके दिमाग में जैसा फ्लो बन रहा है लिखते जाओ। ईआर ब्रेथवर्ड के बारे में जो कुछ भी आ रहा है दिमाग में लिखते जाओ लिखते जाओ, आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं, लिखने से मतलब है, ठीक है। मिस फिलिप्स जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी टू डेनहम। फिलिप्स और डेनहम के बीच में जो कलेश हुआ था उसकी स्टोरी अपने को यहाँ पे समझानी थी। ये तो मैं आपको बड़ी रीडिंग के लिए दे रही हूँ, बस एक बार आप ये देख लो। लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, मतलब एक एक पेज भर के मत लिखना है। इसने देखो एक पेज में 2 आंसर कंप्लीट करिए, एक पेज में 2 आंसर, यानी एक आंसर हाफ पेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें भी इसको दो मार्क्स दे रहे एग्जामिनर, तो ज्यादा लिख के तो मतलब नहीं है ना। ज्यादा लिख के टाइम वेस्ट करो ही मत, काम की बात लिखो, जो पूछा है वही लिखो, बड़ा चढ़ा के लिख के टाइम वेस्ट करने की मतलब नहीं, समझा? 2 मार्क्स का सवाल है, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करना है। अभी ये सिर्फ पहला पेपर है, अपने को 4 पेपर और सॉल्व करने हैं। तो आज रात 9 बजे हम नेक्स्ट पेपर भी सॉल्व, अभी तो ये वाले पेपर में आपको रेफरेंस दे रही थी मैं, ताकि आपको आइडिया मिले। तो अभी मैं क्या करूंगी, आज रात 9 बजे हम आपका 2022 मार्च में जो एग्जाम हुआ था 1 साल पहले, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंटेंट सेक्शन में मैंने डाल के रखी हूँ 2022 मार्च में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9619126654, 9619126654। इस पे भेज के रखो, फिर मैं रात के 9 बजे आऊंगी और फिर सॉल्व करवाऊंगी। तो आप देखना कि आपने सही आंसर लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो आज रात 9 बजे, मार्च क्यों बोल रही मैं, सॉरी फरवरी, अभी अपने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, आज रात 9 बजे 2022 का करेंगे। और उसमें मैं रेफरेंस नहीं देने वाली हूँ, उसमें मैं सीधा आके क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगी, ऐसा बताऊंगी नहीं देखो भाई इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ये इसने ऐसा लिखा वैसा, ठीक है। तो कंटेंट सेक्शन में जाओ,
क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर सॉल्व करो, व्हाट्सएप पे भेजो और फिर रात के 9 बजे अपन आगे का सॉल्व करो। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अभी अगर आप लोग फ्री हो तो यूट्यूब में भी ज्वाइन हो सकते हो, 6 बजे सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले। सैंपल पेपर मतलब बोर्ड पेपर नहीं है, बट हाँ मिलता जुलता ही दूसरा पेपर है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।